प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरन और आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। आज के एजेंडे में हम बात करेंगे अमित शाह की। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वक्फ संशोधन विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद मणिपुर में राष्ट्रपति शासन के संबंध में लोकसभा में वैधानिक प्रस्ताव पेश किया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। एक तरफ जहां लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल को मंजूरी मिल चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन के संबंध में लोकसभा में वैधानिक प्रस्ताव पेश किया है। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि पिछले 4 महीनों में मणिपुर में हिंसा नहीं हुई है। मैं ये नहीं कह सकता कि स्थिति संतोषजनक है, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है। मैं राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन लेने आया हूँ। कांग्रेस के पास इतने सांसद नहीं है कि अविश्वास प्रस्ताव ला सके। माननीय गृह मंत्री जी, मान्यवर, संविधान के अनुच्छेद 356(1) के अंतर्गत राष्ट्रपति महोदय द्वारा 13 फरवरी 2025 को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करने का मैं प्रस्ताव लेकर सदन के सामने आया हूं। मान्यवर, हम सब जानते हैं कि हाईकोर्ट के एक फैसले के कारण मणिपुर में 2 समुदायों के बीच में आरक्षण संबंधी विवाद के कारण एक जातीय हिंसा का उद्भव हुआ। मान्यवर, ये रायट्स नहीं है, ना टेररिज्म है। ये हाईकोर्ट के एक फैसले के इंटरप्रिटेशन के कारण 2 समुदायों के बीच में जातीय हिंसा हुई। सभी सदस्यों ने इस पर काफी चिंता व्यक्त की है मान्यवर, और उन्होंने कहा कि भाई तुरंत शांति हो, पुनर्वास के लिए तुरंत प्रयास किए जाएं, केसों की न्यायिक जांच हो और जो पीड़ित है उनकी पीड़ा कम करना और उनका जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई होनी चाहिए। मान्यवर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च 4 महीने से वहां पर हिंसा नहीं है। और जहां तक कैंपों का सवाल है, पहले से ही इसके अंदर खाने पीने की व्यवस्थाएं, दवाइयां, मेडिकल सुविधाएं, ये सब सुनिश्चित कर लिया गया है। टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन की वहां पर ऑनलाइन व्यवस्था हो चुकी है। प्राइमरी एजुकेशन के लिए कैंपों के लिए अंदर ही वहां पर वर्ग लगाए गए हैं, जहां इनकी पढ़ने की सुविधा करने का प्रयास किया गया। मैं नहीं कहता कि ये सुविधा अपने घर में रहकर बच्चा पढ़ता है इतनी अच्छी है, मगर हम सब जानते हैं मान्यवर, जब जातीय हिंसा होती है तब ये सारे प्रश्न खड़े होते हैं। मुझे लगता है कि इसको पार्टी के साथ एकदम जोड़ना नहीं चाहिए। मैं इस तरह का जवाब भी देना नहीं चाहता सदन में कि आपके समय में इतनी हिंसा हुई थी, हमारे समय में इतनी हुई, आपके समय से हमारे समय में कम हुई है। हिंसा होनी ही नहीं चाहिए। इसमें इन प्रिंसिपल किसी की इस सदन में असहमति नहीं है, परंतु पिक्चर इसी तरह से खड़ा करने का प्रयास किया कि भाई भाजपा के शासन में ही जातीय हिंसा हुई है। मान्यवर, मैं 2-3 चीजों पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहले मैं सिर्फ मणिपुर की ही बात करूंगा। मणिपुर में 1993 में जातीय हिंसा हुई, नागा कुकी संघर्ष हुआ। 93 से 98 तक 5 साल तक चला, 750 मौतें हुई। और मान्यवर, इसके अंदर छूट-फूट घटनाएं 1 दशक तक चलती। मैं ये नहीं कहता कि 1 दशक तक चली थी, हमारा कम हुआ है। हम तो ऐसा मानते हैं हमारे समय में जरा भी नहीं होना चाहिए, मगर एक दुर्भाग्यपूर्ण फैसला आया और इसके कारण हिंसा बढ़ी।
इसको तत्काल कंट्रोल कर दिया गया। जो 260 मौतें हुई है मान्यवर, इसमें से 80% पहले 1 महीने के अंदर ही हुई, 80%। बाकी सारी मौतें बाकी महीनों में होती गई। मान्यवर, कुकी पाइते संघर्ष हुआ 97-98 में, 50 से ज्यादा गांव नष्ट कर गए, 40,000 लोग विस्थापित हुए, 352 लोग मारे गए, सैकड़ों घायल हो गए, 5,000 घर जलाए गए। मतई पंगल संघर्ष हुआ 1993 में, उस वक्त 100 से ज्यादा मृत्यु हुई थी और 6 माह तक हिंसा चली। अब मैं चित्र इस तरह से खड़ा कर दिया गया कि भारतीय जनता पार्टी विफल हो गई। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, ये तीनों हिंसा, बड़ी बड़ी हिंसा, 10 साल, 3 साल और 6 माह और सैकड़ों मृत्यु, इससे भी ज्यादा, वो इंडी अलायंस के शासन में तीनों वक्त आपके ही प्रधानमंत्री थे और उसके बाद भी नहीं गए, कोई गृह मंत्री भी नहीं गया। जो मुद्दे उठाते हैं उनको मेरा सिर्फ छोटा सा वास्तविकता में बताना चाहता हूं। और मान्यवर, ये तो जातीय हिंसा थी। हमारी सरकार आई 2017 में, उसके पहले 5 साल में एवरेज 1 साल के अंदर 212 दिन मणिपुर बंद रहा है मान्यवर। कोई जातीय हिंसा नहीं थी। लगभग 1000 से ज्यादा एनकाउंटर हो गए। सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा था मान्यवर। हमारे 6 साल में एक भी दिन बंद नहीं रहा, ब्लॉकेड नहीं हुआ, हिंसा नहीं हुई। जब एक विशिष्ट परिस्थिति हुई कि सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का इंटरप्रिटेशन दोनों समुदायों ने अपने अपने खिलाफ किया, अरे हाईकोर्ट के, और 2 ही दिन में हिंसा भड़क गई। और एक ये भी कहा गया कि इसको नजरअंदाज किया गया। जिस दिन जजमेंट आया उसी दिन यहां से कंपनियां वायुसेना के विमान में मान्यवर वहां रवाना कर दी, कोई नजरअंदाज नहीं किया। इस सब में हम सबकी संवेदनाएं बराबर है, भाई होनी ही चाहिए। परंतु मेरा आप सभी से भी विनती है कि सरकार शांति प्रस्तापित करने के सभी प्रयास, उच्चतम प्रयास कर रही है। कृपया इसको पॉलिटिसाइज न करिए, और पॉलिटिसाइज करना है तो फिर डिबेट होगी, उसमें जवाब भी पॉलिटिकल देना पड़ेगा। मगर मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं जिसका भी मृत्यु हुआ है, इस सदन ने उसके प्रति सम्मान रखना चाहिए, संवेदना रखनी चाहिए, मन में दर्द भी रखना चाहिए। राष्ट्रपति शासन आने के बाद दोनों समुदायों से चर्चा भी हुई। 2 मीटिंग दोनों समुदायों के सारी संस्थाओं से अलग अलग हुई है, और बहुत कम समय में एक संयुक्त मीटिंग भी भारत सरकार के गृह विभाग के अधिकारियों के साथ होगी। हम इसका रास्ता ढूंढने का प्रयास भी कर रहे हैं। मगर पहली चिंता शांति प्रस्तापित करने की है। जैसा मैंने कहा, 4 महीने से एक भी मौत नहीं हुई है, 2 इंजर्ड हुए हैं, और परिस्थिति बाय एंड लार्ज कंट्रोल में। मैं नहीं कहता संतोषजनक, जब तक ये विस्थापित कैंपों में रहे तब तक संतोष होने का सवाल ही नहीं। पुनर्विसान पैकेज पर भी अभी चर्चा चल रही है मान्यवर। और आज तो मैं सदन के सामने मान्यवर ये राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन कराने के लिए आया हूं। ये कहा गया कि अविश्वास प्रस्ताव, कोई अविश्वास प्रस्ताव रिकॉर्ड पर नहीं माने। कांग्रेस पार्टी के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए इतने विधायक ही नहीं है कि वो अविश्वास प्रस्ताव लाए। ये हमारे मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया, फिर राज्यपाल ने भाजपा के 37, एनपीपी के 6, एनपीएफ के 5, जेडीयू के 1 और कांग्रेस के 5 सदस्यों से चर्चा करी। जब बहुमत सदस्यों ने कहा कि हम सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, तब राष्ट्रपति शासन की कैबिनेट ने अनुशंसा की, जिसको राष्ट्रपति महोदय ने स्वीकारा। और जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इसके हिसाब से मैं 2 माह के अंदर इसका अनुमोदन लेने के लिए आया हूं। मेरा सदन के सभी सदस्यों से विनती है कि सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द शांति हो,
जल्द से जल्द पुनर्वसन हो और जो जख्म लगे हैं उस पर मरहम भी लगाया जाए। कृपया सभी दल एक मत होकर ये राष्ट्रपति शासन के निर्णय का अनुमोदन करें, ऐसा मैं आपके माध्यम से विनती करना चाहता हूँ। दरअसल अब बात यह है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ था जो मणिपुर में हिंसा हो गई। दरअसल कुछ समय पहले मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा था। आज भी मणिपुर में दो समुदाय मैतेई और कुर्की के बीच हिंसक झड़प दिखाई दे रही है। वहीं इस हिंसा के दौरान कुछ ऐसी वीडियो भी सामने आई थी जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया था। लेकिन मणिपुर में हिंसा के दौरान कई लोगों की मौत भी हो गई और कई लोग गंभीर रूप से जख्मी भी हुए थे। मणिपुर में 3 मई से हिंसा की शुरुआत हो चुकी थी। मणिपुर के अखिल आदिवासी छात्र संघ की ओर से आयोजित आदिवासी एकजुटता मार्च में हजारों लोग शामिल हुए। ये मार्च मैतेई को एसटी कैटेगरी में शामिल किए जाने के विरोध में आयोजित किया गया था। अनुमान है कि इस रैली में 60,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। रैली के दौरान चुरांजतपुर के तोरबंगा इलाके में हिंसा भड़क उठी थी। मणिपुर में तनाव तब बढ़ गया जब कुर्की समुदाय ने मैतेई समुदाय की आधिकारिक जनजातीय दर्जा दिए जाने की मांग का विरोध करना शुरू कर दिया था। इसे लेकर कुर्कियों ने तर्क दिया कि इससे सरकार और समाज पर उनका प्रभाव और मजबूत होगा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि मणिपुर में चर्चा का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देना था और ये बिना किसी मौलिक सहमति के शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। उम्मीद है कि शांति और सामान्य स्थिति बहाल होगी। So the Manipur discussion was essentially to approve the proclamation of President's rule, and that happened peacefully. That happened without any fundamental disagreement. There was some criticism expressed. The Home Minister replied, the proclamation has been approved. It's a constitutional requirement that within 2 months of the declaration of President's rule, Parliament has to approve it. So it's been done within 2 months. Then we have to keep renewing it every 6 months. Let us hope that peace and normalcy will be restored sooner than that. On the Waqf bill, it was a much more protracted process. It took a very long time, went on till almost 2 o'clock in the morning, with many of the amendments being put to a vote. At the end of the day, the government prevailed by a fairly small majority of about 50 votes. It wasn't, I must say, an easy matter. There were very strong views expressed on all sides of the debate. I myself did not speak in the debate, but I can tell you that that as far as Parliament is concerned, a very thorough airing of all the issues was heard, and that's all that happened today. The BJP is saying that LUP already left the house when the Manipur discussion was going on. The BJP's Amit Waliya has tweeted on this that the leader of the opposition in Lok Sabha was not present in the meeting. All I can say is it's 2:30 in the morning. You have to have some understanding that we've all had a very, very long day. Sir, thanks very much. This is coming from America. Trump What tariffs? has rolled out a 26% return tariff on India, more on China and all the other countries. 26% on everything or on some goods? On automobiles. Automobiles. We're not selling many automobiles in America, but automobile parts are a major factor, and that could be affected. And the first victims are going to be the American manufacturers who are buying Indian parts. So that's not very good for us, it's not very good for them, it's not very good for the American consumer. What more can I say? I hope that in the negotiations over the next 9 months, we have time till September, October for a trade agreement, which the Americans have given us time to negotiate. I hope that our negotiators will do a good job of trying to get something better than this. मणिपुर मामले को लेकर लोकसभा में एसपी सांसद लालजी वर्मा ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हिंसा के समय बीजेपी ने अल्पसंख्यकों को डराने और धमकाने का काम किया था। महिलाओं के साथ होने वाली घटनाओं को लेकर सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया था, तो वहीं कई अन्य नेताओं ने भी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कुमार सिन्हा। अध्यक्ष महोदय, महीनों तक मणिपुर में हिंसा होती रही, घरों को जलाया गया, महिलाओं के साथ बर्बरता हुई, पूरे समुदाय को उजाड़ दिया गया। राज्य सरकार जो बीजेपी के नेतृत्व में थी, अपने ही लोगों की रक्षा करने में असमर्थ रही। मुख्यमंत्री खुद असहाय नजर आए महोदय, उनके बयान जमीनी हकीकत से मेल नहीं खा रहे थे। डबल इंजन की सरकार करती है। आज मणिपुर को छोड़ा है, कल बिहार, फिर महाराष्ट्र, ऐसे न जाने यह सरकार कैसे कैसे काले दिन दिखाएगी। महोदय,
मैं आपके माध्यम से जरूर कहना चाहूंगा, प्रभावित समुदायों के लिए तत्काल राहत और पुनर्वास योजना लागू की जाए। हजारों लोग जो राहत शिविर में पड़े हैं उन्हें सम्मान के साथ पुनर्स्थापित किया जाए, उनके घर, व्यापार और आजीविका को फिर से खड़ा किया जाए। महोदय, मणिपुर में लोकतंत्र बहाल करने के लिए एक निश्चित समय सीमा तय की जाए। राष्ट्रपति शासन महोदय अस्थायी कोई निदान नहीं है। जैसे ही शांति बहाल हो, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित किए जाए। महोदय, मणिपुर सरकार की विफलताओं की न्यायिक जांच हो, मुख्यमंत्री और उनकी सरकार को जवाबदेह ठहराया जाए। पुलिस की निष्क्रियता और राजनीतिक हस्तक्षेप की सच्चाई सामने आनी चाहिए, पर हिंसा के दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। महोदय, मैं ये सदन के माध्यम से आपसे मांग करना चाहता हूं। महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, श्री किशोरी लाल। अरविंद सावंत जी 1 मिनट में बोल दे अपनी बात। 2-3 मिनट ज्यादा नहीं, 2-3 मिनट नहीं। सर, बहुत व्यथित होता हूँ, सच बताता हूँ। जब मैं खड़ा रहता हूँ बहुत व्यथित अंतःकरण से बोलता हूँ। क्यों व्यथित? मुझे लगता है गोरी और गोगई साहब थे मेरे साथ में जब हम मणिपुर गए थे, और उस वक्त हम महामहिम राज्यपाल से भी मिले थे। महिला थी, वो भी हतबलता उसने बताई, प्रकट की थी। और जो कुकी और मैतेई का जो झगड़ा चल रहा था, उसी वक्त लग रहा था कि इस प्रांत को छेद किया है, सीधा छेद गया था। सीमावर्ती राज्य है अपना, और ऐसी स्थिति में जो सरकार कहती है कि हम तुरंत एक्शन लेते हैं, अपनी सरकार थी, अगर कोई और सरकार होती तो ये सरकार ने उसी वक्त राष्ट्रपति का अनुशासन लगाते, लेकिन नहीं लगाया। खेलते रहे, आपस में लड़ते रहे। आज बड़ा कलंकित लगता है कि हिंदुस्तान पे मणिपुर की जो घटना हुई, जो मेरी बहन जी ने भी अभी बताई, लोगों ने वीडियो भी देखे होंगे, वो इतनी व्यथित करने वाली है, लांछन लगाने वाली है। मैं बस 1-2 मुद्दे और लगाना चाहता हूँ इसमें। मैं प्रार्थना करता हूँ माननीय गृह मंत्री जी से। एक तो प्रधानमंत्री आज तक गए नहीं है, कभी गए तो बहुत बहुत शुक्रिया कहेंगे। लेकिन अभी जो स्टूडेंट्स है, खास करके मैं जब गया था तो हमने देखे कॉलेज के विद्यार्थी, खास करके मेडिकल के विद्यार्थी थे, जो तीसरे साल में, चौथे साल में थे, लास्ट मोमेंट में कहाँ जाए। उनका अभी 22 महीने का खंडन कैसे हुआ होगा, उसके बारे में सरकार क्या करेगी पता नहीं। अब राष्ट्रपति जी का अनुशासन लगाए तो मैं अपेक्षा करता हूं जो दरारें पैदा हुई हैं उसको तो कम करना ही है, लेकिन जो बच्चे, हम तो मुफ्त राशन 80 करोड़ लोगों को देने की बात करते हैं, वो तो न मिला। 1 सेकंड सर, जो बच्चे पढ़ाई में अभी उनका खंडन हुआ है उसके बारे में ज्यादा ध्यान देकर स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, इसमें अगर आप कॉन्सेंट्रेट करोगे तो बहुत बहुत धन्यवाद दे देंगे। आपने जो अभी राष्ट्रपति अनुशासन के बारे में जो मिला उसका समर्थन करता हूँ। श्रीमती सुप्रिया सुले। सुश्री सयोनी घोष। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आज बहुत शेर बोले जा रहे थे सदन में, तो मैं भी एक शेर से शुरू करना चाहती हूँ कि तेरा इंतजार करेंगे हम, चाहे जमाने लग जाए, या तो तू आ जाए या हम ही ठिकाने लग जाए। तो सर, ये शेर मुझे अच्छे दिन की याद दिलाता है, वो दिन के जिसका वादा था, इस सरकार के नेकी का जो इरादा था, जो इरादे 2014 में काफी बुलंद थे, पर 2024 के आते आते इनके नीतियों में कुछ थोड़े बहुत घमंड थे, जिस घमंड के चलते पूर्व में नोटबंदी और लॉकडाउन जैसी घटनाएं घटी और जिसके वजह से 700 से ऊपर किसानों की मौत हुई, और जिसके चलते मणिपुर पर प्रेसिडेंट्स रूल तो लागू किया गया, लेकिन बस यही बोलना था कि 22 महीने लग गए और कई लोगों की जानें चली गई। सर, मैंने आगे भी ये चर्चा की थी कि if president's rule was the only solution, why was it not imposed months ago when people were dying? जब हजारों की तादाद में लोग बेघर हो रहे थे, चारों तरफ आग जल रही थी, जब महिलाओं को विवस्त्र करके रास्ते पर घसीटा जा रहा था, जब सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व मणिपुर की चर्चा और निंदा दोनों कर रही थी, तब आप कहां थे? Sir, this delay in imposing president's rule proves that the BJP leadership
neither had the will nor the competence to handle the Manipur crisis, and the administration watched quietly as ethnic tensions spiraled out of control. सर मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि हमने चर्चा पहले भी की है और आज लगभग 2:15 को हम मणिपुर पे आलोचना कर रहे हैं। इतना इंपॉर्टेंस अगर पहले दिया होता तो शायद इसकी नौबत ही नहीं आती। सो दिस इज व्हाट आई थिंक। पर सर ये शर्मिंदगी की बात है कि आज भारत के एक राज्य में प्रेसिडेंट्स रूल है। ये भी शर्मिंदगी की बात है कि 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ को मुफ्त में राशन दिया जाता है। आज सर लाखों नौजवान हैं जो बेकार बैठे हैं। 1 से 2% ऐसे लोग हैं जो सिर्फ टैक्स पेएबल के क्राइटेरिया में आते हैं और बीजेपी है जो सब चंगासी का कुर्ता पजामा पहन के घूमते रहते हैं। ये दिखाने के लिए अच्छी बात है लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ अलग ही है सर 2023 में टॉप 10 वीपीएनआर की रिपोर्ट के अनुसार मणिपुर में 212 दिन से ऊपर इंटरनेट शटडाउन किया गया था। A total of 5,088 hours, marking it the second highest after Jammu and Kashmir. This led to huge economic loss in Manipur, approximately 3,157 crore. The economic blockade in Manipur affecting the two main national highway lasted for 66 days with rough estimates of loss of around 250 crore per day, which is a whooping rupees 17,000 crores in over 2 months. Over 67,000 people were forced to leave their homes and cramped up in only 360 relief camps. Nearly 12,000 people fled to Mizoram. Approximately 7,000 people sought refuge in Nagaland, Assam and Meghalaya. Over 1,700 people taken refuge in Kachhar district as of June 2024. और ये सब तो सर registered official figures है, न जाने unregistered official और कितने बेघर लोग होंगे जो दूसरों के घर में रह रहे हैं, शायद दूसरे राज्य में रह रहे हैं, दूसरे देशों में रह रहे हैं। ये इसीलिए हुआ है सर क्योंकि मणिपुर की सरकार, डबल इंजन सरकार ने, उनकी मंशा ये नहीं थी कि वहां के लोगों को शुरू से प्रोटेक्शन दिया जाए, कि उनको शुरू से रिलीफ दिया जाए। अगर वही होता तो 22 महीनों से इन्होंने मणिपुर को जलने ना दिया होता। सर मैं 2 मिनट में खत्म करूंगी। यू वांट टू मूव द रेजोल्यूशन, ऑफ कोर्स वी हैव टू बी विद दैट। लेकिन 1 अप्रैल 2025 मतलब एक दिन पहले से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को 6 महीनों का एक्सटेंशन देके मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में इफेक्टिव कर दिया है। इससे समझ आता है दैट लॉ एंड ऑर्डर इन मणिपुर हैज सीरियसली डिटोरियोरेटेड। आज भी बीरेन्द्र सिंह जी बीजेपी वाले बोल रहे थे कि 1960 से हजारों रिफ्यूजीज मणिपुर में घुस के बैठे हैं। 2001 का सेंसस रिव्यू करना है और डिलिमिटेशन से पहले एनआरसी लाना है। मतलब आपको कुछ सुधारना नहीं है, आपको बस और बिगाड़ना है। जिस तरह असम में एनआरसी के नाम पे इस सरकार ने 1500 करोड़ से ऊपर फूंक दी और करीबन 19 लाख लोगों को अस्तित्व संकट में डाल दिया। अब वही हरकत दोबारा दोहराना चाहते हैं मणिपुर के लोगों के साथ। अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में बस इतना कहना चाहती हूँ मणिपुर के भाई और बहनों की तरफ से कि जिंदगी यूं भी गुजारी जा रही है जैसे कोई जंग हारी जा रही है। जिस जगह पहले के जख्मों के निशान हैं, फिर वहीं पर चोट मारी जा रही है, इसलिए आपके माध्यम से इस सरकार से मेरी यही अपेक्षा रहेगी कि मणिपुर के हालात में सुधार लाए, वातावरण में संतुलन लाए, पहले अपने देश के लोगों को मित्र बनाए, फिर जाके विश्व बंधु कहलाए जाए। दैट द होम मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर शुड वर्क ओवर टाइम and step outside their comfort zone to address the needs of the people and restore normalcy at the earliest in Manipur. Thank you, sir. Thank you. महोदय, श्री किशोरी लाल हाँ बोलिए। थैंक यू स्पीकर सर। मैं सदन में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करने की आवश्यकता पर बोलने के लिए खड़ा हूं। यह केवल एक संवैधानिक कदम नहीं बल्कि सरकार की विफलता का स्पष्ट प्रमाण है। मणिपुर आज असुरक्षा, हिंसा और प्रशासनिक विफलता के कारण गंभीर दौर से गुजर रहा है। मणिपुर की जो ये स्थिति हुई है, ये हाई कोर्ट के एक निर्णय के बाद दूसरे समुदाय में इसका रिएक्शन हुआ। उसके बाद
सरकार को चेत जाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने उसको ना चेती नहीं, बल्कि 3 मई से ये हिंसा स्टार्ट हुई और उसके बाद सरकार को जो एक्शन करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया। उसके बाद इस हिंसा के अंदर आज तक 300 साढ़े 300 के करीब लोग मारे गए, 70,000 के करीब बेघर हो गए और 19 जुलाई 2023 को जब 2 लेडीज को वहां पे नंगा करके घुमाया गया तो उसका रिएक्शन फिर उसके बाद हुआ, लेकिन सरकार फिर भी नहीं चेती। उसके बाद जब ये लगा कि इनके अपने सहयोगी दल इनका समर्थन नहीं करेंगे तो कांग्रेस ने 10 फरवरी 2025 को अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात किया, लेकिन उसके एक दिन पहले ही सीएम साहब ने रिजाइन कर दिया। उसके बाद 13 फरवरी को प्रेसिडेंट रूल लागू कर दिया गया। वहां पे आर्म्स लूटे गए, एम्यूनिशन लूटा गया और सब के सब लोग, नौजवान जो थे सब सड़कों पे आ गए, कुछ घरों बेघर हो गए, आसपास के शरणार्थी कैंपों में शरण लिया। मेरा यही सरकार से ही आग्रह है कि पीएम यहाँ पे बात तो करते हैं, मन की बात करते हैं, लेकिन मणिपुर की बात कभी नहीं करते हैं। तो मेरा यही आग्रह है कि पीएम साहब देश के प्राइम मिनिस्टर हैं तो मणिपुर के भी प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनको वहां जाना चाहिए, उनके जख्मों के ऊपर मरहम लगानी चाहिए कि मणिपुर जैसे संवेदनशील स्टेट जो है उसको निगलेक्ट ना किया जाए। मणिपुर भी इसी देश का हिस्सा है, उसके साथ इस तरह का सौतेला व्यवहार न करें, क्योंकि ये संवेदनशील स्टेट्स जितने भी हैं उसमें पंजाब भी आता है और स्टेट्स भी आती हैं, इनके साथ ऐसा ना किया जाए, क्योंकि जब फुंसी होती है तो आप फोड़ा बनने देते हो, आप फोड़े का नासूर बनने जा रहा है। तो इसलिए रहते समय पे इनका ये हो जाए, वहां के लोगों का जो पुनर्वास किया जाए, नौजवानों के लिए कुछ काम किया जाए और वहां शांति बहाल किया जाए, ऐसा मेरा आग्रह। धन्यवाद। माननीय गृह मंत्री जी। मणिपुर की हिंसा को भारत कभी नहीं भूलेगा। साथ ही अमित शाह ने अपने भाषण के दौरान ये भी जताया कि सरकार की पहली चिंता मणिपुर में शांति स्थापित करना है, लेकिन अभी तक मणिपुर पूरे तरीके से शांत नहीं हुआ है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिंसा के बाद से अभी तक मणिपुर का दौरा नहीं किया, जिसके बाद से विपक्ष के नेताओं ने पीएम मोदी से मणिपुर में जाने का आग्रह किया। तो वहीं अब देखना ये होगा कि मणिपुर में पहले जैसी शांति व्यवस्था कब तक कायम हो पाएगी। फिलहाल के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत और बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।